Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. So guys, most awaited series that is important topic series for UGC Net JRF हमने स्टार्ट कर दी है. This is the first class. अभी मैं आपको बता दूं कि हमारी क्या प्लानिंग है इस चैनल पे. हम यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे या फिर ऑल्टरनेट डेज पे जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डेली इवनिंग में 8 PM पे डेली शाम को रात को 8 बजे यहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी. दैट विल कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर UGC नेट पेपर 1. अगर आप पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना चाहते हो लिमिटेड टाइम पीरियड में तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो. डेली बेसिस पे शाम को 8 बजे यहाँ पर चलेंगी यूट्यूब पर. कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पे नहीं करना है यहाँ पर. एंड सेकंड थिंग कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देना कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं पर्सनली इन टॉपिक को इस चैनल पे कवर करने वाला हूँ. सो बस आप लोगों से एक ही फेवर चाहता हूँ, एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ. बिकॉज जो चीज़ें फ्री की होती है उसका एडवांटेज सभी को लेना चाहिए, है ना. तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर जरूर कर देना. चलिए स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर UGC नेट पेपर 1. This is about me. My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in SGIT School of Management, GGS, IP, University, Delhi for more than 3 years. I have completed BCom Honors, MCom, MBA and qualified UGC NET 3 times in commerce, and I am postgraduate from SRCC, University of Delhi, and I got Best Teacher Award in my college for 100% result in 2018. This was my first year of teaching. जब मैं पढ़ाने गया मुझे फर्स्ट ईयर में मेरे 100% रिजल्ट को लेकर के मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया. सो दैट वाज माय अचीवमेंट. दिस इज अबाउट मी. मैंने शॉर्ट में बता दिया है गाइस. अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि आपकी पहली यूनिट है उसके हम बेसिक समझेंगे आज की इस क्लास में. देन नेक्स्ट क्लास में हम मॉडल समझेंगे कि टीचिंग से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट मॉडल आपके सिलेबस में है और क्या कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और फटाफट से फिनिश करते हैं. एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर या UGC नेट से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं आपको मिलते रहते हैं. इसके अलावा PhD से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, फॉर्म निकलते हैं तो वो भी मैं आपको अपडेट यहाँ पे देता रहता हूँ. सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. हु इज अ प्रोफेसर? प्रोफेसर कौन होता है? क्योंकि कॉलेज में जब पढ़ाने जाएंगे तो प्रोफेसर बनेंगे तो आपको प्रोफेसर जानना भी जरूरी कि कौन होते हैं प्रोफेसर. Professor is an academic rank at universities and other post-secondary education and research institution in most countries. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सबसे हाईएस्ट रैंक होती है एकेडमिक रैंक जो होती है, एक एकेडमिक रैंक है यूनिवर्सिटीज में या फिर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में जो कि टीचिंग फील्ड की अच्छी बड़ी रैंक में आती है. लिटरली प्रोफेसर डिराइव्स फ्रॉम लैटिन एज ए पर्सन हु प्रोफेस. प्रोफेसर्स आर यूजुअली एक्सपर्ट इन देयर फील्ड एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रैंक. ये अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और इसी वजह से मतलब इन्होंने ऑलरेडी इतनी पढ़ाई करी होती है ना, जैसे TGT PGT बनते हैं तो ये लोग ग्रेजुएशन करते हैं. बस ग्रेजुएशन करने के बाद B.Ed कर लेते हैं. आपने क्या किया? आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो आपने यहाँ भी पढ़ाई करी, आपने यहाँ भी पढ़ाई करी, फिर आप PhD भी कर लेते तो आपने यहाँ भी पढ़ाई करी, तो आप ना अपनी फील्ड में काफी एक्सपर्ट बनते जाते हैं. तो इसलिए प्रोफेसर को क्या बोला जाता है कि ये यूजुअली अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और इसीलिए इनकी हाईएस्ट रैंक होती है टीचिंग फील्ड में. पहले प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं, फिर 10th 12th के टीचर्स, उसके बाद आते हैं आपके प्रोफेसर्स. नाउ गाइस, 3 कैटेगरी होती है प्रोफेसर्स की. अगर आप कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, देन उसके बाद आप प्रोफेसर बनते हैं. तो 3 रैंक होती हैं. दिस इज 3 लेवल ऑफ प्रोफेसर्स. तो स्टार्टिंग में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं जो कि स्टार्टिंग वाले लेवल की जॉब होती है. यहाँ पे क्या होता है, आपको ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, प्लस आपके पास UGC नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए. एट प्रेजेंट आपके पास ये रिक्वायरमेंट रहती है, बट फ्यूचर में PhD भी कंपलसरी करने की बात की जा रही है. एसोसिएट प्रोफेसर बनने जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 5 से 8 साल का, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके नाम के रिसर्च पेपर होने जरूरी है. रिसर्च पेपर जब आपके नाम के हो जाएंगे, आपके नाम के यहाँ पे रिसर्च पेपर होने जरूरी हैं. और अगर आपने कोई PhD कर रखी है, यहाँ पर PhD भी जरूरी हो जाती है तब तक, तो तब आप एक एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं. प्रोफेसर के लिए आपके नाम की पब्लिकेशन होनी जरूरी है. PhD होल्डर होने चाहिए आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपका पब्लिकेशन होनी चाहिए, मतलब आपने किसी बुक को पब्लिश किया है. रिसर्च पेपर तो जरूरी है ही, तो तब आप जाके बनते हैं प्रोफेसर. तो सबसे ज्यादा जो सैलरी होती है प्रोफेसर लोगों की होती है, देन उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, देन होती है असिस्टेंट प्रोफेसर. तो जो एंट्री लेवल होता है, जब आप पहली बार कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी जो रैंक है वो बढ़ती जाती है. तो अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें, अगर हम एक गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है,
तो वहाँ पे एट प्रेजेंट 90,000 रुपीज सैलरी है स्टार्टिंग में, आपको फर्स्ट मंथ में इतनी सैलरी मिलती है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो 1,40,000 से 1,60,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। और अगर प्रोफेसर की बात करें तो इनकी सैलरी 1,90,000 से लेकर के 2 लाख से ऊपर उनकी सैलरी मिलती है उनको पर मंथ। तो यहाँ पर इस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। तो अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है। अगर आपको बनना है प्रोफेसर तो क्या करना पड़ेगा, इस क्रैश कोर्स को अच्छे से अटेंड करना है, ताकि आपका एक ही बार में जो आपका एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए और आप इस पोस्ट के लिए रेडी हो जाएं, इस पोस्ट के लिए अपियर हो जाएं। पहले लेक्चरर की भी एक पोस्ट होती थी, अब वो जो लेक्चरर की पोस्ट थी वो एज एन इक्विवेलेंट टू जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरीके से माना जाता था उनको, लेकिन अब वो 2009 से उस पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो अब लेक्चरर की पोस्ट नहीं होती है, डायरेक्टली आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की पोस्ट को देखने को मिलती है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, सहायक प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, तो 3 तरह की कैटेगरी हैं। मैंने दोनों ही जो लैंग्वेज है उनको यहाँ पर लिख दिया ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो समझने में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर। एक टीचर की क्या लक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। सो अ टीचर हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, अगर आप अपना मैसेज किसी को देना चाहते हो तो आप उस मैसेज को, उस एक्सप्लेनेशन को क्लियरली आप उस मैसेज को कन्वे कर पा रहे हो, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जरूरी नहीं कि आप 100% इंग्लिश ही बोलेंगे तो ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्ट्रांग है, या आप 100% हिंदी बोलें तभी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको स्ट्रांग माना जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ही यही होता है कि आप अपने मैसेज को इफेक्टिवली जो सुनने वाला है, जो एज ए स्टूडेंट है आपका, उसको इफेक्टिवली 100% जो है अपने मैसेज को कन्वे कर पाए, समझा पाए क्या आप क्या समझाना पा रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पर गाइज वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश या हिंदी या दोनों का मिक्स करके। तो जब आप एक मैसेज को कन्वे कर पाओगे तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो यहाँ पर एक टीचर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का होना जरूरी है। और गाइज याद रखना, अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो दुनिया में कोई भी इंसान आसमान से सीख के नहीं आता है, हर चीज आपको यहीं पे आके सीखनी पड़ती है। तो आपके अंदर ये स्किल्स हैं, ये स्किल है यहाँ पे सीखी जा सकती है जब आप प्रैक्टिस करते हो बार बार, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो 1 साल 2 साल का, तब डेफिनेटली जो आपके अंदर स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं और अच्छी होती चली जाती है, आप स्ट्रांग बनते चले जाते हो। तो यहाँ पर अगर आपके अंदर इतनी स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं कि आप टीचर नहीं बन सकते, डेफिनेटली आप बन सकते हो। पेशेंट, केयरिंग एंड काइंड। एक टीचर को पेशेंस रखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा हल्ला मचा रहा तो उसको धर के कूट दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर। केयरिंग का मतलब है कि आप केयर करें अपने स्टूडेंट्स की, जो आपके बच्चे हैं उनको अपने ही बच्चे समझ करके पढ़ाएं। जैसे आप अपने बच्चों से लव करते हैं, अपने स्टूडेंट्स से लव करके उनको पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि मतलब 10 टॉपिक पढ़ाने थे, आपने 8 टॉपिक पढ़ा के खत्म कर दिया, आपने बस काम खत्म करने का मतलब है और कोई मतलब नहीं है आपको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको केयर करनी उनके हर तरीके से और काइंड रहना है। टीचर शुड बी काइंड। काइंड में मतलब अब ये नहीं कि आप उनको सुबह शाम उनको पैसे बांटो, हलवा पूरी बांटो, ऐसा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि प्यार से बात करनी है, तमीज से बात करनी है। ऐसा नहीं कि हमेशा गुस्से में बात करो, झुंझुलाए रहो, ऐसा नहीं होता टीचर। क्योंकि आप एज ए टीचर ही आप एक रोल मॉडल बनते हैं अपने स्टूडेंट्स के। जैसे टीचर होते हैं उनको देख करके बच्चे सीखते हैं, समझते हैं कि हमें ऐसे रहना चाहिए। तो इसलिए हमें काइंड रहना चाहिए एज ए टीचर, केयरिंग होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए हमें। सो दिस इज द क्वालिटी, और ये हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए टीचर्स के। जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे तो आपको भी चीजें जो है अपनानी है अपनी लाइफ में। डेडिकेशन टू टीचिंग। टीचिंग को लेकर अपने अंदर डेडिकेशन लानी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम है तो करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अंदर से ये बात आनी चाहिए कि मुझे टीचिंग करनी है, मुझे अच्छा लगता है। इस तरीके से जो है आपके अंदर से चीज जो है बी पैशनेट, कहते हैं ना, पैशन होना जरूरी है। तो किसी बुक में लिखा होगा, कहेंगे हमने पढ़ेंगे कि दैट टीचर मस्ट बी पैशनेट, या फिर बोला जाए डेडिकेशन, तो एक ही बात है। तो जैसे मैं हूँ, जब तक मैं पढ़ाऊँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं जब तक टीचिंग ना करूं तब तक मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। तो मैं चाहे भले यूट्यूब पे पढ़ाऊं, कॉलेज में पढ़ाऊं, ट्यूशन पढ़ाऊं, या मैं आपको यहाँ पर एज ए कोर्स दूं, कुछ भी करूं, मैं A to Z मतलब कहीं भी पढ़ाऊं, तभी मेरा दिन अच्छा लगेगा। अदरवाइज लगेगा जैसे कुछ खाली खाली सा रहेगा। तो डेडिकेशन होनी जरूरी है, जो कि अंदर से आती है आपके। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टीचिंग प्रोसेस। अगर आप एक टीचर हो और आपको सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छे टीचर कभी नहीं बन सकते। आपको बेस्ट टीचर कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो ऐसे में क्या करें, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सपोज करो आपने बीकॉम या एमकॉम किया हुआ है या फिर एमबीए किया हुआ है,
मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सपोज करो इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, आपका अकाउंट्स है, इसके अलावा मार्केटिंग है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट है? सपोज करो अगर आप एक अकाउंट के टीचर हो तो अब आपको अकाउंट की 100% नॉलेज होनी चाहिए, और नहीं है तो प्राप्त करो। क्या करना है? प्राप्त करना है। लग जाओ दिन रात अच्छे से, जब तक कि आपको अच्छे से नॉलेज ना हो जाए। अगर आप मार्केटिंग पढ़ाते हो तो मार्केटिंग की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसके आप एक्सपर्ट होने जरूरी हैं। जैसे कि होता ही है, प्रोफेसर का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड, अपने एरिया के आप एक्सपर्ट कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, तैयारी। हर टीचर को तैयारी करनी चाहिए कि वो क्या पढ़ाने जा रहा है। तो गाइस, जब भी आप पढ़ाएं, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ऑनलाइन हो, कहीं भी हो, आपको प्रिपरेशन करनी जरूरी है। और एक अच्छे टीचर की अच्छी क्वालिटी, उसका लक्षण होता है ये कि टीचर हमेशा तैयारी करता है कि उसे क्या पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि बस उठे सुबह मुंह धोया और पढ़ाने बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा प्लान करना चाहिए कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, क्या टॉपिक पढ़ाओगे, किस तरीके से पढ़ाओगे। चीजों की जो प्लानिंग हो पहले ही कर लेनी चाहिए। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपको अच्छा टीचर बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टीचर बनाते हैं। नाउ गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड What are the objectives of teaching? उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षण के उद्देश्य क्या है? So to help students acquire knowledge, छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए सबसे पहला जो आपका एम होना चाहिए एज ए टीचर, कि वो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को हमें नॉलेज गेन करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट, जब आप पहली बार पढ़ने जाते हो स्कूल में फर्स्ट क्लास में, तो आपको कुछ भी नहीं पता होता। आपको टीचर ABCD पढ़ाते हैं, यस और नो? तो वहां पे क्या है कि वो आपको ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा ABCD करके भी कोई चीज होती है, इसको सीखिए, तभी आप लाइफ में पढ़ना सीख पाएंगे, लिखना सीख पाएंगे। तो ज्ञान जो है वो टीचर देता है, और यही उसका सबसे पहला काम होता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है टीचर का, दैट इज जो कि उद्देश्य होता है टीचिंग का, दैट इज टू डेवलप थिंकिंग पावर इन स्टूडेंट्स। हमें स्टूडेंट्स के अंदर जो हमारी थिंकिंग पावर है, जो सोचने की शक्ति है, उसको हमें डेवलप करना है। तो जो सोचने की शक्ति है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज हमें बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना। एज ए टीचर हमें हमेशा ये सोचना है कि हम किस तरीके से बच्चों के अंदर जो सोचने की, समझने की क्षमता है, जो पावर है, उसको हम इंक्रीज करें। और यही हमारा अल्टीमेट एम होता है टीचिंग का। हमेशा सपोज करो अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, या सपोज करो कोई मैथ का कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं उसको रटवा दें कि बेटा इसके बाद यही लिख के आना, नहीं, उसको समझाना है कि बेटा इस तरीके से होता है। और जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आंसर निकलेगा, ऐसे फॉर्मूला लगाओगे तो ऐसे आंसर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको समझा रहे हो, और जब आप समझाते हो तो बच्चा सोचता है, वो हमेशा सोचेगा कि अच्छा ये चीजें ऐसी होती हैं। तो हमेशा उसके अंदर जो थिंकिंग पावर है उसको हमें डेवलप करने की कोशिश करनी है, ना कि उसको रटवाना है। नेक्स्ट है इसमें टू शेप कैरेक्टर एंड बिहेवियर। हमेशा हमें स्टूडेंट्स के चरित्र और उसके व्यवहार को आकार देने के लिए काम करना होता है। बिकॉज टीचर इज लाइक कि उसके हाथ में एक मिट्टी है, एक गीली मिट्टी है, जिसको आकार देगा टीचर आकार देता है। चाहे वो तो एक मटका बना दे प्यारा सा, चाहे तो उसको एक बड़ी सी प्लेट में कन्वर्ट कर दे, चाहे तो उसको एक बाल्टी में कन्वर्ट कर दे, बकेट में कन्वर्ट कर दे, उस गीली मिट्टी को। तो टीचर के हाथ में होता है कि वो किस तरीके से स्टूडेंट को शेप करता है। क्योंकि टीचर हमेशा क्या करते हैं? टीचर हमेशा आपको ज्ञान बांटते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और अभी जब भी आपको ज्ञान मिलता है तो आप हमेशा एक अच्छे इंसान बनते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होता चला जाता है। फोस्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। हमेशा एज ए टीचर हमेशा स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए कि बेटा आप हमेशा स्वतंत्र रहने की कोशिश करें। ऐसे नहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, किसी दूसरे के पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जीवन में, लाइफ में हमेशा अपने जो अकेले चलते हैं वो आगे बढ़ते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। तो हमेशा हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा स्वतंत्र रहने की कोशिश करो। चाहे आप शिक्षा की बात करें, ऐसा नहीं कि हमेशा आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेकर के पास हों या अपने चीटिंग करके पास हो, नहीं, हमेशा आप स्वतंत्र रहने की कोशिश करें, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे लाइफ की बात हो, हर जगह। नेक्स्ट है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। हमेशा हमें मोटिवेट करना होता है स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से। कभी हम स्टूडेंट्स को डांट के मोटिवेट कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार टीचर गुस्सा करते हैं तब आप लोग मोटिवेट होते हैं। गुस्सा का मतलब ये नहीं कि अपने कुछ पर्सनल चीजों के लिए गुस्सा कर दिया, नहीं, आपके करियर को लेकर के, आपके लाइफ को लेकर के गुस्सा कर दिया, तो आप लोग मोटिवेटेड फील करते हैं। और अगर कई बार क्या होता है, टीचर कोई कहानी सुनाते हैं, कोई अच्छी स्टोरी सुना देते हैं ताकि आप थोड़ा मोटिवेट फील करें। कई बार आपको आपका खुद की लाइफ का आईना दिखा देते हैं, आपको मिरर दिखा देते हैं कि बेटा देखो लाइफ तुम्हारी ये होने वाली है, अगर ऐसा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी लाइफ ऐसे हो जाएगी, तो आप लोग डर जाते हो। तो ऐसे में क्या होता है गाइस, हम एज ए टीचर आपको भी चीज करनी है, हमेशा आपको स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखना है, बिकॉज इट इज ए प्रोसेस। टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है, कोई एक दिन का काम नहीं है, एक तरीके से प्रोसेस जो कि डेली बेसिस पे करना होता है। और हमेशा डेली बेसिस पे हमें
स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करनी होती है। आई होप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को। सेम चीज़ें हैं जो इंग्लिश में है वही हिंदी में, और मैं तो बोल ही रहा हूँ हिंदी में, तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें जो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। गाइज नेक्स्ट वन दैट इज जो कि आपकी एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है, दैट इज लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो 3 तरह की टीचिंग होती है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के 3 स्तर हैं, शिक्षण की स्मृति स्तर, शिक्षण के स्तर को समझना और शिक्षण के चिंतनशील स्तर। तो 3 तरह के स्तर होते हैं। यहाँ पे मैंने चित्र भी डाल दिया है, एज ए पिक्चर भी डाल दी है, जहां भी रिक्वायर्ड रहेगा मैं पिक्चर डाल दूंगा, बिकॉज क्या होता है पिक्चर से हमें चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती हैं। हो सकता है आप ये चीज भूल जाओ, लेकिन अगर आपको ये ट्रायंगल याद रहेगा तो आप इस चीज को नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है आपका मेमोरी लेवल, फिर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पिक्चर डाल लूँ, एग्जाम्पल डालूं, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। और यही हमारे इस क्रैश कोर्स का मोटिव है कि आपको मैं जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं याद रखने की चीजें उनको सिखाऊं, बिकॉज ये चीजें जो है आपके एग्जाम में काम आती हैं। और अगर आपको अच्छे से एग्जाम में स्कोर करना है तो हमें इन टिप्स एंड ट्रिक्स को भी सीखना पड़ेगा, चीजों को लंबे टाइम तक कैसे याद रखते हैं। सो लेवल्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहला लेवल क्या होता है, मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन रिफ्लेक्टिव लेवल। इस तरीके से जो लेवल है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए गाइस समझते हैं इन तीनों लेवल्स को, कि आप किस तरीके से इन तीनों लेवल्स को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से इन तीनों लेवल होते हैं। सो फर्स्ट वन इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। आपको इस डायग्राम को, इस पिक्चर को देख के कुछ समझ में आ रहा होगा कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। चलिए सोचिए अपने मन में, और एक बार अच्छे से अपने मन में सोच के देखिए कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता होगा, किस बारे में बात की जा रही है। तो गाइज अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। सो मेमोरी ऑफ लेवल टीचिंग क्या होती है, दिस इज द फर्स्ट एंड टफलेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, दिस यूजुअली यूज्ड इन लोअर क्लास लाइक किंडरगार्टन। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड जो होता है आपकी चीजें रहती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि मैथ का फॉर्मूला आपको सिखा दिया, रटवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो चीज दिखाई जाती है विजुअली, आपको चीजें दिखाई जाती हैं और गेम तरीके से खिला खिला करके आपको चीजें सिखाई जाती हैं। द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। यहाँ पर थिंकिंग जो होता है, आपकी जो थिंकिंग होती है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करती, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे कंप्लीटली आपको गेम खिला करके, आपको दूसरी जो चीजें होती है लाइक विजुअल चीजें जो होती है उनको दिखा करके आपको सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज एंड लॉज दैट आर taught to them, and the teaching is nothing but learning the subject matter by root। मतलब यहाँ पर शिक्षण कुछ नहीं और बल्कि विषय वस्तु को रट कर सिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद होगा जब आपने पहाड़ा सीखा होगा बचपन में, जब आप पहाड़े सीखते हैं गाइस, तो ऐसे में क्या होता है, बचपन में सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं पहाड़े रट करके याद करते हैं, बिकॉज उस टाइम पे याद नहीं होता है। और जो चीजें होती हैं वो सिर्फ आपको दिखाई जाती है, जैसे एप्पल हो गया, ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं ना ऐसे करके, ए फॉर एप्पल, इस तरीके से, ताकि आपको याद रहे कि इसका मतलब क्या होता है। तो विजुअल चीजों को दिखा करके सिखाया जाता है। तो ये आपका पहला स्टेप होता है, बिकॉज जब आप दुनिया में आए हो, अर्थ पे आए हो, तो आपका जो पहला स्टेप होगा चीजें सीखने का, वो यही वाला लेवल रहता है। नेक्स्ट जब आपका लेवल बढ़ जाता है तो आपका आता है फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, आपको देख के समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर अब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो, बिकॉज अब आप समझना स्टार्ट कर देते हो। अब आप रटते नहीं हो, अब आप समझते हो चीजों को। तो जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप क्वेश्चनिंग करते हो, आपके अंदर रीजनिंग पावर आ जाती है। बच्चों के अंदर रीजनिंग पावर इतनी नहीं होती जब छोटे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हो आपके अंदर क्वेश्चंस उतने ज्यादा आते जाते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो होती है, इट इज लेवल ऑफ टीचिंग द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर इज एट अ हायर लेवल देन दैट ऑफ मेमोरी लेवल। ये तो उससे ज्यादा बड़ा लेवल माना जाता है मेमोरी लेवल से। कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स आर डेवलप्ड हियर, स्टूडेंट्स बिकम कैपेबल टू थिंक, प्रेजेंट थिंग्स लॉजिकली एंड एनालाइज देम, ड्रॉ इन्फरेंस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ छात्र सोचने, चीजों को तार्किक रूप में प्रस्तुत करने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये क्या है आपका, जैसे सपोज करो 6th क्लास है, 8th क्लास है, 10th क्लास है, 12th क्लास है, ग्रेजुएशन है, ये सब क्या है आपका, ये सब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है। बिकॉज यहाँ पे आप जो चीजें हैं अब आप सीखना स्टार्ट कर देते हो, अब आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब आपको ये नहीं सिखाना पड़ेगा कि बेटा ए फॉर एप्पल। अब आपको पता है कि ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, ए फॉर आजम हो सकता है, ए फॉर अमेरिका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, अब आपका ये 3rd लेवल है और हाईएस्ट लेवल होता है। अब आप सोचिए यहाँ पर इन पिक्चर्स को देख करके कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता होगा। व्हाट वुड बी द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, सोचिए जल्दी से फटाफट, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं।
ओके, सो इन पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल एट विच टीचिंग इज कैरिड आउट. It is highly thoughtful and useful. A student can attain this level only after going through memory level and understanding level. तो यहाँ पर गाइज सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है इसको, और ये अत्यंत विचारणीय और उपयोगी होता है। स्तर, स्मृति स्तर और समझ के स्तर से गुजरने के बाद एक छात्र इस स्तर को प्राप्त करता है। मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग का जो आपका प्राइमरी लेवल था, 1st to 5th क्लास, फिर आपका सेकेंडरी लेवल था आपका 6th क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उसके बाद आता है आपका 3rd, दैट इज आता है आपका PhD, या फिर जब आप रिसर्च करते हो, जहां पे आप कुछ नई चीज बनाने की कोशिश करते हो, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको बोलते हैं हम आत्मनिरीक्षण स्तर. और इंट्रोस्पेक्टिव एग्जामिन वंस ऑन थॉट और फीलिंग्स, खुद के ही थॉट्स को, खुद के ही फीलिंग्स को आप एग्जामिन करते हो बैठ करके. जैसे हमारे न्यूटन ने किया था, न्यूटन ने क्या किया, उनके सर के ऊपर ये न्यूटन सर जी बैठे हैं पेड़ के नीचे, ये रहा आपका पेड़, ये रहा आपका पेड़, यहां से एक एप्पल गिरा उनके सर के ऊपर और टब बजने से नीचे गिर गया. तो जो एप्पल उनके सर के ऊपर गिरा, तो उनको कोई टीचर समझाने नहीं आया था कि बेटा ये एप्पल गिरा तो इसको ग्रेविटी कहते हैं. नहीं, किसी ने नहीं सिखाया उनको, उन्होंने खुद, ये क्या था, ये आत्मनिरीक्षण था. ये क्या था, एग्जामिन्स वंस ऑन थॉट्स, आपको खुद की सोच को समझना है, खुद की सोच पे विचार करना है. ये हाईएस्ट लेवल होता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल माना जाता है इसको. और ये तभी आता है जब आपको बेसिक नॉलेज हो. तो उनके जब सर के ऊपर सेब गिरा तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है. उन्होंने खुद से सोचा, खुद से अपना लॉ बनाया, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसको आज लॉ ऑफ ग्रेविटी के नाम से दुनिया जानती है. तो गाइज ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, और ये आपका खुद की सोच से जो है वो निर्मित होता है. जैसे आप रिसर्च वगैरह करते हो तो खुद की सोच जो है आपको वहां तक लेके जाती है. वहां पे आपको कोई टीचर जो है आपको हाथ पकड़ के गाइड नहीं करता कि बेटा आपको इसी टॉपिक पे रिसर्च करनी. नहीं, आप खुद सोचते हो कि मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, कैसे करनी है, कहां से करनी है, कौन सा एरिया चुनूंगा मैं, कैसे करूंगा, आप खुद करते हो सारी चीजें, है ना. तो ये जो होती है सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग मानी जाती है आपके इस फील्ड में. सो आई होप आप लोगों को जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को अच्छे से. नाउ गाइज यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग क्या होती हैं, शिक्षण की आवश्यकताएं, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है तभी टीचिंग हो पाएगी, अदरवाइज टीचिंग नहीं हो पाएगी. तो यहाँ पर 3 तरह की रिक्वायरमेंट है. पहला, एक स्टूडेंट का होना जरूरी है. दूसरा, एक टीचर का होना जरूरी है. और तीसरा, उनके बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक क्लास कैसे हो पाएगी. जैसे मैं यहाँ पर लेक्चर आपको दिखा रहा हूं तभी तो आप देख पा रहे हो, क्योंकि अगर मैं आपको लेक्चर दिखाऊं ही ना तो क्या आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे. मतलब एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी जहां पे आप इंटरेक्शन कर सकते हो, एक दूसरे को देख सकते हो, चाहे वो लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, कैसे भी हो. रिकॉर्डेड फॉर्म में ये फायदा रहता है गाइस कि आप इन क्लासेस को कभी भी अटेंड कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है आप जॉब करते हो, इस एज में आके बच्चे जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, या कई बार टाइम सुटेबल नहीं होता बिकॉज आपके ऊपर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है. जैसे सुबह 8 बजे की क्लास है, रात को 8 बजे की क्लास है, तो हो सकता है कि आप सुबह फ्री हो, शाम को फ्री ना हो. कई बच्चे शाम को फ्री होते हैं, सुबह फ्री नहीं होते. तो इस एज में आने के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो तो आपके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जो चीजें होती हैं आपके अराउंड रहती हैं. तो ऐसे में रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो कभी भी देख सकते हो आप, जब भी आपके पास टाइम हो, सुबह, दिन में, रात में, तो बेस्ट रहता है. और कितनी भी बार इन चीजों को रिवाइज कर लो. अगर लाइव रहेगा तो एक ही बार चलेगा, और इन चीजों को आप कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो. और ये जो क्लास है मैं इस तरीके से ही कंडक्ट करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज इस तरीके से चीजें जो है एक्सप्लेन करी जा रही है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और मैं एक्सप्लेन भी इस तरीके से कर रहा हूँ. आई डोंट थिंक इसके बाद कोई दिक्कत आएगी आपको. गाइस 3 तरह की रिक्वायरमेंट होंगी टीचिंग की. डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज स्टूडेंट्स, हमेशा स्टूडेंट्स डिपेंडेंट रहते हैं टीचर पे कि क्या पढ़ा रहे हैं टीचर. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज टीचर, वो इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो उनके मन में है वही पढ़ाएंगे, अगर दूसरा मन चेंज हो गया तो दूसरा कुछ पढ़ाएंगे, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और थर्ड आएगा आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल, दैट इज इंटरेक्शन, आपस में लोग इंटरेक्शन करेंगे, दैट इज नॉन एज इंटरवेनिंग वेरिएबल. तो ये 3 तरह के जो है वो रिक्वायरमेंट रहती हैं, जो कि टीचिंग के लिए जो है वो रिक्वायर्ड रहती हैं. ठीक है. सो these are 3 बेसिक वेरिएबल्स. सो गाइज ये थे हमारे आज के बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड वाली क्लास. और अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड कॉमर्स,
या ओनली पेपर 1 करना चाहते हो तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर क्रैश कोर्स में। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है इन चीजों को ध्यान में रख करके ही पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको यूनिट वाइज, हर यूनिट के 10-10 मॉक टेस्ट मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइज ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। यूजीसी नेट मेंटर के नाम से एंड्रॉइड ऐप है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के भी सर्च कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर, तो आ जाएगा वहां पर। तो गाइज आप यहाँ पर इस ऐप को इंस्टॉल करें और खुद से एक बार इस चीज को एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बताइए कि भाई यहाँ पर डेली रात को 8 बजे क्लास मिलेगी आपको, जो कि कंप्लीटली फ्री में आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।